हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो बच्चों, ये चैप्टर नंबर 5 है लिविंग साइंस बुक के हिसाब से। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। मतलब ये आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोग पढ़े थे पीरियोडिक टेबल का क्लास 8 में। अभी इसके बाद आप लोग जब क्लास 10th में जाओगे तो पहला चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो आप भी इस चैप्टर में क्लास 9th में आप लोग बहुत कुछ पढ़ोगे जो कि क्लास 10th में काम आने वाला है। ध्यान से समझना, क्योंकि आपके टीचर्स आपको वहाँ पर अगेन क्लास 10 में वापस से सेम चीज़ें पढ़ाने नहीं वाले हैं। वो लोग क्या बोलेंगे पता है? 9th में पढ़ाए थे ना, वो नोट्स देख लेना, ये चीज़ पढ़ाया गया है, दोबारा हम नहीं पढ़ाएंगे, ऐसे बोल देंगे। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से सुनो, ऐसे कोई टफ नहीं है, पर क्या है, आराम से अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे ना तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। और एक चीज़, मैं बच्चों ये चैप्टर का जो मैं नोट्स बनाई हूँ ना, उस वाल से बच्चों मैं थोड़ा बहुत चीज़ें को फॉलो करी। उस वाल बहुत अच्छा बुक है, इसमें क्वेश्चंस जो दिया है साथ साथ में ना वो समरी भी दिया है, जिससे आप लोगों का क्विक रिविजन होगा। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा बुक है बच्चों। क्वेश्चन बैंक यहाँ लिखा हुआ है, देखो ICSE क्वेश्चन बैंक। इसमें आप लोगों को ना बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अब यहाँ पर ये पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, देखो पीरियोडिक टेबल का ना चैप्टर आप लोगों को देख के समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर में भर भर के इनसाइड क्वेश्चन है। भर के मतलब क्योंकि 10th पे भी काम आने वाला है, खूब सारे, मतलब कहीं से भी आप लोगों को उठा के कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये तो इस टाइप के चैप्टर है, मतलब जितना प्रैक्टिस करो उतना कम है। देखो कितना सारा क्वेश्चंस दिया है, 4 मार्क 5 मार्क, बहुत अच्छा है। आप लोग जब बुक खरीदोगे देखोगे ना तो आप लोगों को एक्चुअल में पता चलेगा कि मैं क्यों ये चीज़ बोल रही हूँ। और इस टाइप का क्वेश्चन जो यहाँ रिपीट हुआ है ना क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम में, वो आता है। ठीक है, खाली इसका नहीं, बहुत सारी चीज़ें आप लोग पढ़ोगे। मतलब मैं जो आप लोगों को केमिस्ट्री का ये कोर्स में पढ़ा रही हूँ, मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ जो ये क्लास 10th में काम आने वाला है। और उस वाल बुक लोगे आप लोग तो आप लोगों को और ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, सो बच्चों, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को देखने को मिल गया होगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। लिंक में क्लिक करो, आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बाकी सब्जेक्ट्स के ओसवाल के बुक्स भी आप लोग ले सकते हो। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो पीरियोडिक टेबल देखो। पीरियोडिक टेबल आप लोग, अगर मैं बुक में दिखाऊं, मैं यहाँ पर ये बुक दिखाती हूँ। चलो एक मिनट, हाँ सॉरी, मैं कौन सा इसका बुक ली हूँ बच्चों। पीरियोडिक टेबल आप लोगों को पता है ये होता है, ये होता है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल दिख रहा है, आप लोग पहले भी देखे होंगे इस टेबल को। और बहुत सॉरी, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा पीरियोडिक टेबल क्या है। तो बच्चों ये है, आप लोग जो वो पढ़ते हो ना 1 to 20 में, नहीं बोलती हूँ बार बार एटॉमिक नंबर याद रखो अप टू कैल्शियम, क्लास 10 तक कैल्शियम तक आने वाला है कि नहीं। और क्लास 12 तक एटॉमिक नंबर 30 तक हम लोगों को याद रखना पड़ता है। तो वो जो आप लोगों का एटॉमिक नंबर बोला जाता है याद करो, उसका पीरियोडिक टेबल ये रहा, वो पीरियोडिक टेबल के अंदर में है। तो पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं दुनिया में वो सब इस टेबल के अंदर हैं, उन सब का नाम इस टेबल के अंदर है। ठीक है, उनको एक अच्छे तरीके से एक टेबल में बना के प्लेस किया गया है, कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के उनको सजाया गया है टेबल में। इस टेबल को हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। तो आप लोग जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम पढ़ते हो, खोजो तो यहाँ पर अगर आप लोगों को मिल रहा है क्या हाइड्रोजन, हीलियम। एक मिनट, मेरा पेन कहाँ गया, ये रहा, चलो कहाँ है हाइड्रोजन, ये रहा। हाइड्रोजन के बाद हीलियम देखो है सामने में। फिर लिथियम पढ़ते हो ना, एटॉमिक नंबर 3 में लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन पढ़ते हो ना। ऐसे करके पढ़ते चलते हो। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, यहाँ तक याद रखना है। देखो इसको किस टाइप से अरेंज किया गया है कि नहीं। तो आप लोग पढ़ोगे समझोगे क्या कहाँ पर क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे टेक्निक्स मैं आप लोगों को बताऊँगी। बहुत इजी चैप्टर है बच्चों, लेंथी है और ना मतलब समझने वाला चैप्टर, रट्टा मारने का नहीं, समझने का चैप्टर है। दिमाग में कैसे कैसे फिट करोगे वो चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पीरियोडिक टेबल, मतलब इस टेबल के बारे में, चैप्टर का नाम ही पीरियोडिक टेबल है, मतलब ये टेबल से रिलेटेड हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, सो देखो हम लोगों को पता है, आप लोगों को पता है कि लगभग 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हो गए हैं। ठीक है, लगभग, कहीं कहीं पर और भी होते होंगे, कहीं कहीं पर बोलते हैं ना अभी लास्ट कितने कौन से ईयर में और 2 एलिमेंट्स में, ऐसे करके होते रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर जनरली बात करेंगे हम लोग तो 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं। ठीक है, वो तो अभी हमको पता है, अभी हम पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं तो 118 एलिमेंट्स हम वहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन बहुत पहले का बात अगर मैं करूँ 16-17 सेंचुरी तक का, उस समय ज़्यादा एलिमेंट्स के बारे में पता नहीं था।
नहीं पता था, उतना आइडिया था ही नहीं एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो उस समय सपोज एकदम कम कम एलिमेंट्स थे, 15-20 एलिमेंट्स, तो वो एलिमेंट्स तो गिन के ही एलिमेंट्स है, तो उनके बारे में पढ़ना ईजी था। हाँ, और नॉर्मली साइंटिस्ट लोग एक एक एलिमेंट्स को लेके पढ़ लेते थे, लेकिन 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में ना ज़्यादा एलिमेंट्स लोग डिस्कवर होने लगे, मतलब एलिमेंट्स के बारे में पता चला, नए नए एलिमेंट्स के बारे में। तो अब साइंटिस्ट लोग बोले अरे अब एक एक करके सब एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना तो बड़ा मुश्किल है, तो वो लोग बोले काम करते हैं, इंडिविजुअली हम प्रॉपर्टीज़ नहीं स्टडी कर सकते एलिमेंट्स का, तो एक काम करते हैं इनको हम क्लासीफाई कर देते हैं ताकि इजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। ऐसे बोले वो लोग, एक काम कर देते हैं उनको हम क्लासीफाई कर देते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं, ताकि हम लोगों के लिए उनका स्टडी करना, उनके बिहेवियर के बारे में, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों क्लासीफाई किया गया। अभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वाई वेयर एलिमेंट्स क्लासीफाइड, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का रीज़न क्या है, क्यों एलिमेंट्स लोगों को ग्रुपिंग किया गया। तो बहुत सारा रीज़न है। पहला, अब जहाँ झुंड में एलिमेंट्स है, कैसे एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत टाइम टेकिंग होगा, तो वो लोग क्या किए, क्लासीफाई कर दिया एलिमेंट्स को। क्लासीफाई करने से सिस्टमेटिक तरीके से वो लोग पढ़ पाए, मतलब इजी हो गया उनके लिए उनके बारे में स्टडी करना। सो इट हेल्प्स इन स्टडिंग द एलिमेंट्स इन अ सिस्टमेटिक में एंड ईजियर वे। क्लासीफाई करने से क्या हुआ, एलिमेंट्स लोगों को जब वो लोग ग्रुप कर दिए तो वो लोगों के लिए ना उनके बारे में स्टडी करना ईजी हो गया। सिस्टमेटिक तरीके से तो हुआ ही, लेकिन ईजी भी हो गया, ठीक है। क्लासीफाई करने से और क्या फ़ायदा हुआ उनको, क्यों क्लासीफाई किए थे, एक और रीज़न क्या था, to correlate the properties of the elements with some fundamental properties of all states of matter। इसका मतलब समझो, अब एलिमेंट का प्रॉपर्टीज़ जो भी है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट को आप लोग ले लो, एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज़ जो भी है, कि वो हार्ड है, कि वो सॉफ्ट है, कि वो सॉलिड स्टेट में है, कि वो फ्लो कर पाता है, जो भी, तो उनका प्रॉपर्टीज़ को, एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज़ को रिलेट करना किसके साथ, विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट्स ऑफ मैटर होता है ना, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को रिलेट करना, उनके बीच में रिलेशन खोजना, ये सब जानने के लिए भी वो लोग बोले क्लासीफाई कर देते हैं। दूसरा, टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स, मतलब तीसरा बोल रहा है यहाँ पर, टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स थे, जब ग्रुप नहीं वो लोग बनाए थे एलिमेंट्स का, तब ना एक दूसरे एलिमेंट्स के बीच का क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ये जानना बड़ा मुश्किल हो जा रहा था। तो वो लोग जब उसको क्लासीफाई कर दिए ना, तो उनको 2 एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स के बीच का रिलेशनशिप क्या है, वो लोग एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, उनको पता चला। चाचा ताऊ का रिलेशन है कि भाई बहन का रिलेशन है, वॉट एवर, जस्ट किडिंग, ओके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, मैं इंपॉर्टेंट भी लिखी हूँ। क्वेश्चन आता है बच्चों, ये 2 मार्क 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, रीजंस बिहाइंड क्लासिफाइंग एलिमेंट्स, पक्का आएगा, मैं तो देती थी, देखो। सो अब जब बोला गया कि भाई क्लासीफाई करेंगे, तो साइंटिस्ट लोग अब दिमाग लगाने लग गए, क्या हिसाब से क्लासीफाई करें, क्या ग्रुप बनाए, समझ रहे हो। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट मैथड टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाज टू डिवाइड देम इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले जो लोग सोचे कि हम क्लासीफाई करेंगे, तो वो लोग बोले कि काम करते हैं, 2 ग्रुप बनाते हैं, एक मेटल का, एक नॉन मेटल का, और एलिमेंट्स को उसी हिसाब से, जो मतलब मेटल का जो प्रॉपर्टी होता है, हार्ड होता है, डक्टाइल होता है, जो भी जो उस टाइप का एलिमेंट्स होगा उसको मेटल वाले कैटेगरी में डाल देंगे, और जो थोड़ा सॉफ्ट होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, जो डक्टाइल नहीं होगा, जिसमें शाइनिंग नहीं होगा, उनको हम लोग नॉन मेटलिक ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। तो वो लोग बोले काम करते हैं, पहले ऐसे क्लासीफाई करते हैं। सो वन ऑफ द अर्लीस्ट मैथड जो था of classifying elements was to divide them into metals and non metals। वो लोग बोले metals and non metals में उनको डिवाइड कर देते हैं, जो metals टाइप लगेगा उसको मेटल वाले ग्रुप में डाल देंगे, और जो नॉन मेटल टाइप लगेगा उसको नॉन मेटल वाले ग्रुप में डाल देंगे। तो पहले वैसे किया गया, लेकिन इसमें भी दिमाग ख़राब हो गया सबका, मतलब इसमें इसको भी रिजेक्ट कर दिए, बोले नहीं ऐसे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब वो लोग इस टाइप से क्लासिफिकेशन करने लग गए, तो देखे बहुत सारे एलिमेंट्स मेटल वाले ग्रुप में फिट हो रहे हैं, और बहुत ही कम एलिमेंट्स नॉन मेटल वाले ग्रुप में फिट हो रहे हैं, ऐसा हुआ, ठीक है। सो ये क्लासिफिकेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं था। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स फेल इनटू द कैटेगरी ऑफ मेटल्स। बहुत सारे एलिमेंट्स लोगों को जब देखे सब मेटल की कैटेगरी में जा रहे हैं, और बहुत ही कम एलिमेंट्स थे जो कि नॉन मेटल की कैटेगरी में जा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर पहले ये पॉइंट देखो, फिर कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका नेचर दोनों का था, मेटल वाला प्रॉपर्टी भी दिखा रहा है, नॉन मेटल का प्रॉपर्टी भी दिखा रहा है, तो वो लोगों को समझ नहीं आया कि भाई इनका क्या करें, बीच में तो रख नहीं सकते ना। बोले हम तो भाई 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिए, मेटल या फिर नॉन मेटल। पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिल गए जिनका दोनों टाइप का नेचर दिखा रहा है, कुछ प्रॉपर्टी मेटल का दिखा रहा है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल का दिखा रहा है, तो साइंटिस्ट लोग वहाँ पर उनका दिमाग ख़राब हो गया, क्या करें। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसे थे जो कि अलग अलग कंडीशंस में चेंज हो रहे थे,
समझ रहे हो? जैसे कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर में कोई अगर प्रॉपर्टी को हम लोग लें तो वो नॉर्मल, जैसे कि एक प्रॉपर्टी दिखा रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसका वो प्रॉपर्टी चेंज हो जा रहा है। तो मतलब सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स बीइंग कंसीडर्ड वैरिड अंडर डिफरिंग कंडीशंस। समझ गए इसका मतलब कि कुछ कुछ प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स का अलग अलग कंडीशंस में चेंज हो जा रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँगी मास का, देखो मास चेंज नहीं होता, मास को कोई भी कंडीशन में ले लो मास चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ था एलिमेंट्स का जो कि अलग अलग कंडीशंस में उनका करैक्टरिस्टिक्स, उनका प्रॉपर्टीज़ बदलता हुआ दिख रहा था। तो वो लोग बोले अरे मेटल नॉन मेटल में किस में रखें, एक कंडीशन में वो मेटल जैसा बिहेव कर रहा है, दूसरा कंडीशन चेंज कर देने तो वो नॉन मेटल जैसा बिहेव कर रहा है, मतलब उसका प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रहा है अलग अलग कंडीशन में। तो ये सब रीजंस की वजह से ये जो क्लासिफिकेशन था मेटल एंड नॉन मेटल वाला, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर और दिमाग लगाया गया। अब साइंटिस्ट लोग सब यही सोच रहे थे कि हम लोग को एक ऐसा प्रॉपर्टी जानना है, एक ऐसा प्रॉपर्टी चाहिए जो कि चेंज नहीं होता है कोई भी कंडीशन में, मतलब उसी को ध्यान पे रख के हम एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे। सो विलियम प्राउट उस समय वो डिस्कवर किए कि एटॉमिक मासेस चेंज नहीं होता है एलिमेंट्स का। और फिर वो बोले कि आप लोग एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का सोच रहे हो ना, तो आप लोग उनका वजन को ध्यान में रख के क्लासिफाई करो। आप लोग उसको क्लासिफाई करोगे तो बेसिक उसका ये फंडामेंटल बेसिस एटॉमिक मास को ध्यान में रखो, एटॉमिक मास के हिसाब से आप उनको क्लासिफाई करो। समझ में आया ये पॉइंट? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। उस समय साइंटिस्ट लोगों का वो चीज़ तो रिजेक्ट हो गया, मेटल एंड नॉन मेटल वाला ग्रुप। अब वो लोगों के दिमाग में ये था कि हमको एक ऐसा प्रॉपर्टी चाहिए एलिमेंट्स का जो कि कोई भी कंडीशन में चेंज नहीं होता है। तो क्या प्रॉपर्टी होगा वो? तो विलियम प्राउट उस समय बताए, डिस्कवर किए कि एटॉमिक मास एलिमेंट्स का चेंज नहीं होता है। तो आप लोग एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट करो। उसके बाद से एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया गया बाय कीपिंग वन थिंग इन देयर माइंड, व्हाट? एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं अर्लियर अटेम्प्ट्स, कौन कौन से साइंटिस्ट लोग, कौन कौन से केमिस्ट लोग आए और वो लोग लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में अपना क्या बोलते हैं योगदान दिए। ओके, सबसे पहला है डॉब्राइनर्स ट्रायड। तो डॉब्राइनर JW डॉब्राइनर थे, जोहान वुल्फगैंग डॉब्राइनर। अगर मैं इनका ईयर का बात करूं कि कौन कौन से समय में ये काम किए थे, ईयर वैसे मेंशन नहीं है इस बुक में, एक्चुअली ईयर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक मिनट रुको, फिर भी लाइक सो बेसिकली 1829 का बात करा है। देखो मैं श्योर नहीं हूँ यही ईयर है क्या, लेकिन ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, फिर भी ठीक है। सो JW डॉब्राइनर, जोहान वुल्फगैंग डॉब्राइनर, नाम पूरा याद रखना, 1829 के लगभग उस वक्त। अब भाई ये भी तो साइंटिस्ट थे, ये बोले ठीक है क्लासिफाई करना है, हम भी ट्राई करेंगे क्लासिफाई करने का। तो उस समय जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल थे, जितने भी, ठीक है, अब ऐसे नंबर नहीं है कि कितने एलिमेंट्स अवेलेबल थे, लेकिन उस समय जितने भी एलिमेंट्स थे ये क्या किए, उनको कैसे ग्रुप किए, 3-3 का ट्रायड में। जैसे हम लोग 2-2 का पेयर बोलते हैं ना, 2 एलिमेंट को एक पेयर बोलते हैं, तो ये 3 एलिमेंट को एक एक पेयर में, पेयर तो नहीं, एक ट्रायड में रखे, ठीक, एक ग्रुप बनाए जिसमें 3 एलिमेंट, फिर दूसरा ग्रुप उसमें 3 एलिमेंट, ऐसे। सो ये एलिमेंट्स को वैसे क्लासीफाई करें, क्या किए ये, he grouped the elements in triads with similar properties such that एटॉमिक मास, ये नीचे वाला जो है मैं एग्जांपल से बताऊंगी। तो वो क्या किए, मैं एक पेपर में उसके हिसाब से बताती हूँ, एक मिनट। सो वो क्या किए, उस समय जो भी एलिमेंट्स थे वो क्या किए, एलिमेंट्स का क्या चीज़ ध्यान में रखे होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, कि कौन से एलिमेंट का एक जैसा केमिकल प्रॉपर्टी है। सो वो क्या किए, 3-3 एलिमेंट्स का जिनका एक जैसा केमिकल प्रॉपर्टी है उसको वो एक ग्रुप में रखे, जिसको हम ट्रायड बोलते हैं, जैसे तिड़वा बोलते हैं ना हिंदी में, से ट्रायड। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम एंड बैरियम, ये 3 एलिमेंट्स को वो एक ट्रायड में रखें, ठीक है, इनका ग्रुप बनाए जिसमें ये 3 एलिमेंट वो रखें, इसको ट्रायड बोलेंगे, ठीक है, ओके। और एलिमेंट्स को वो कैसे अरेंज करे हैं, मतलब जो भी वो ग्रुप बनाए ना 3-3 एलिमेंट्स को लेके, ऐसा नहीं कि रैंडमली प्लेस कर दिए वो एलिमेंट्स को, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के हिसाब से सजाए। इन तीनों में से देखो, तीनों का प्रॉपर्टी सेम है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी है, एक जैसे केमिकल प्रॉपर्टी है इनकी, ठीक है। और वो इनको सजाए कैसे, छोटा से बड़ा इनका वजन जा रहा है, देखो छोटा से, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, इस हिसाब से वो इनको सजा दिए, ठीक है। अभी उनका क्या बोलना था, अब देखो वजन सबका पता था उस समय, एटॉमिक मासेस सब एलिमेंट्स का पता था, मतलब जितने भी एलिमेंट्स थे सबका एटॉमिक मासेस मतलब लगभग पता था। अब कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, 40 में नीचे लिखो। स्ट्रॉन्टियम का एटॉमिक मास 88, बैरियम का एटॉमिक मास होता है 137। अब वो बोले कि अगर हम एक जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज वाले 3 एलिमेंट्स को एक ट्रायड में रखेंगे, कैसे, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है। तो
अगर उसके बाद हम पहला और थर्ड नंबर एलिमेंट का वजन का एवरेज निकालेंगे, एटॉमिक मास का एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं? देखो ये पहला वाला का हो गया 40 प्लस बैरियम का 137 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हम लोग दो एलिमेंट्स को कंसिडर किए तो डिवाइडेड बाय 2, इसका एवरेज बोलेंगे हम लोग इसको। जब हम लोग उसका फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगा, जो एटॉमिक मास आएगा, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट। ध्यान से सुनो, यहाँ पर वो तीन एलिमेंट को लिए, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम एंड बैरियम। इन तीन एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसा है, वो इसीलिए तीनों को एक ट्रायड में ये लिए, ठीक है। फिर इनको कैसे अरेंज करें? वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। क्लियर? अभी वो बोले कि अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो जो वैल्यू निकलेगा दैट विल बी या तो पूरा इक्वल आएगा बीच वाले एलिमेंट के वजन से, या फिर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा बीच वाले एलिमेंट के वजन से। बोले हम लोग अगर ऐसा आ जा रहा है दैट मीन्स हम लोग अपना मतलब ये जो लॉ दिए थे, ये जो ट्रायड वाला लॉ दिए थे, बोले हम लोग इसको हर एलिमेंट्स में अप्लाई कर सकते हो और ऐसे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब उनके हिसाब से ऐसे क्लासीफाई करो। डॉब्राइनर बोले कि भाई ऐसे क्लासीफाई करो, देखो कितने अच्छे तरीके से क्लासीफाई हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग का बात है ये। तो वो बोले कि हम लोग सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को एक साथ रख देते हैं ट्रायड में, और फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो दैट शुड कम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, ठीक है। तो अभी यहाँ पर वो कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम एंड बैरियम को लिए थे, उनका जब वो देखो एवरेज एटॉमिक मास निकाले तो 88.5 आया। अब इसको कंपेयर करो बच्चों, यहाँ पर ये 88 है, यहाँ पर 88.5 है, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल तो है ना, खाली 0.5 का डिफरेंस है, आया तो ये चीज़ पास हो गया यहाँ पर उनका बोला हुआ। अभी अगर जैसे कि कोई आपको पूछेगा, जैसे कि मैं तो आप लोगों को बोल चुकी हूँ कि कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम एंड बैरियम का एक जैसा केमिकल प्रॉपर्टी है, इसलिए वो उसको ट्रायड में लिए। तो क्या क्या एक जैसा केमिकल प्रॉपर्टी है तीनों का? ये एक जैसा केमिकल प्रॉपर्टी है क्या? कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम एंड बैरियम तीनों मेटल है बच्चों, ठीक है, तीनों मेटल है, तीनों का सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब आप जब इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना तो सबके लास्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 है सबके केस में। यहाँ पर जो लिखा है ना सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सबके वैलेंस शेल में, लास्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है इस केस में, ठीक है। सबका वैलेंसी सेम है 2, तीनों का वैलेंसी सेम है 2। अगर वैलेंसी 2 आ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर एक जैसे हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसा होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। और फिर और एक पॉइंट, इन तीनों के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो अल्कलाइन नेचर के होते हैं। ऑक्साइड्स मतलब ऐसे, जैसे कैल्शियम अपना ऑक्साइड बनाएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, बैरियम बनाएगा तो बैरियम ऑक्साइड, अगर कैल्शियम बनाएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, बैरियम बनाएगा तो बैरियम ऑक्साइड हो गया बच्चों। वैसे स्ट्रॉन्टियम भी बनाते हैं अपने ऑक्साइड। तो बोलने का मतलब ये है कि ये मेटल्स जो अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं, ऑक्साइड्स मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कंपाउंड जो बना रहे हैं, सब अल्कलाइन नेचर के होते हैं। अल्कलाइन नेचर का मतलब जैसे कि आप लोग सपोज कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल के घोल दिए, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल के आप लोग सोल्यूशन बना लिए। अभी जब आप लोग रेड लिटमस पेपर लाओगे, कौन सा लिटमस पेपर? रेड कलर का लिटमस पेपर लाओगे और उसको यहाँ पर डिप करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में। अगर वो ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है दैट मीन्स इसका ऑक्साइड अल्कलाइन नेचर का है। क्लियर? तो आप लोगों को यहाँ पर ये केमिकल प्रॉपर्टीज जिसका एक जैसा है उसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन आता है कि क्यों कैल्शियम एंड बैरियम एंड स्ट्रॉन्टियम को एक ट्रायड में रखा गया, मतलब उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है बताओ। तो हम लोग को ये रीज़न देना पड़ता है। क्लियर? अब वो दूसरा और भी एलिमेंट्स में देखो, उस समय जो एलिमेंट्स अवेलेबल थे, पाए गए थे, जितने भी एलिमेंट्स थे वो सब में ये रूल अप्लाई कर रहे हैं। सबको सबका प्रॉपर्टीज़ वो देख रहे हैं, जिसका एक जैसा केमिकल प्रॉपर्टी लग रहा है उसको वो ट्रायड बना के बैठा दे रहे हैं एक ग्रुप में। तो वो जैसे कि कैल्शियम वाले में करें, अब वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को लेके एक ट्रायड बना दिया। अब इसमें भी सेम अपना रूल अप्लाई कर रहे हैं, अपना लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर वो सक्सेस हो पाए कि नहीं हो पाए। अब क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है, बहुत जन की बुक में सिर्फ 35 दिया है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोमीन का होता है 80 एंड आयोडीन का होता है 127। वो क्या किए यहाँ पर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीन एलिमेंट्स को एक ग्रुप में ट्रायड बना दी। क्यों बनाए? क्वेश्चन आ सकता है क्यों वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को लेके एक ट्रायड बनाए? क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। ठीक है, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है देखो, तीनों नॉन मेटल्स हैं,
अगर वो तीनों को एक साथ लिए हैं, दैट मीन्स तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे। पहला क्या क्या सिमिलैरिटी है, पहला तो तीनों नॉन मेटल है, तीनों का वैलेंसी 1 है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है, ब्रोमीन का 1 होता है, आयोडीन का 1 होता है। और तीनों को जब आप पानी के साथ रिएक्ट करोगे तो वो लोग एसिड बनाएंगे। क्लोरीन को आप पानी के साथ रिएक्ट करोगे तो वह एसिड बनाएगा, ब्रोमीन को पानी के साथ रिएक्ट करोगे तो वह एसिड बनाएगा, आयोडीन को पानी के साथ रिएक्ट करोगे तो वह एसिड बनाएगा। ठीक है, तीनों एसिड बना रहे हैं, तीनों का वैलेंसी सेम है, तीनों नॉन मेटल्स है, तो ऐसे इनके सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए वो तीनों को ट्रायड में ले लिए। अभी उनका रूल क्या था, वो क्या बोले थे कि फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का अगर हम एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट। तो यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एंड आयोडीन 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाय 2 81.25 आ रहा है, तो नियरली सेम है ना बच्चों। तो यहाँ पर दिस इज अप्रॉक्सीमेटली एज सेम एज दी एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी वो छा गए, मतलब ऑब्वियसली सफल हो गए, सक्सेस मिल गया उनको, है ना। लेकिन उसके बाद जब वो आगे आगे और भी एलिमेंट्स के साथ इस टाइप से अपना लॉ को अप्लाई करके इस टाइप का रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे थे, ये वाला तो रॉन्ग निकल रहा था, आंसर नहीं हो पा रहा था। मतलब वो बोल रहे थे अरे हर किसी एलिमेंट्स में एक चीज़ अप्लाई नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ही फेल्ड टू अरेंज ऑल एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड्स। मतलब सपोज उस समय 30 एलिमेंट्स टोटल थे उस समय, तो 10 एलिमेंट्स या 9 एलिमेंट्स के साथ अगर वो एक्सपेरिमेंट किए, 9 एलिमेंट्स में अगर अपना लॉ अप्लाई किए ना एवरेज एटॉमिक मास वाला, 9 एलिमेंट्स के साथ तो ठीक निकला, लेकिन बाकी के जो और एलिमेंट्स बचे 21 एलिमेंट्स, वो लोग में ये चीज़ अप्लाई नहीं हो पा रहा था। मतलब जब वो एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे थे तो वो मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, बहुत डिफरेंस आ जा रहा है, नहीं कर रहा है मतलब रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब इनका लॉ रॉन्ग है। ठीक है, ऐसे क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि उस समय जितने भी एलिमेंट्स थे सब इस हिसाब से अरेंज नहीं हो पाए। ठीक है, ही फेल्ड टू अरेंज ऑल एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड। ऐसे ट्रायड जो बना रहे थे ना, 3-3 का जोड़ा तो नहीं बोलना चाहिए, तिड़वा जो भी, तो वो सारे एलिमेंट्स को लेके ये चीज़ नहीं कर पाए। ठीक है, देन दिस लॉ डिड नॉट फुल्ली अप्लाई इवन विद इन द सेम फैमिली। मतलब जो सेम फैमिली वाले भी जो एलिमेंट्स हैं ना, जब उनको भी वो लिए तो भी ये लॉ उनमें अप्लाई नहीं हो रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, एक फैमिली के मेंबर्स हैं ये लोग। ठीक है, पढ़ोगे आप लोग आगे चलकर, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक एस्टेटिन होता है, उसको छोड़ो एक बार। ये आप लोग अगर ये 4 का बात हम लोग करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लोग एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। इनको हैलोजेंस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इनको हम हैलोजेंस बोलते हैं, सेम फैमिली है सबका। ठीक है, तो वो आगे चलकर जब एक ही फैमिली के मेंबर्स में जब ये ट्रायड बना के वो काम कर रहे थे ना, तो भी ये लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है। सोचो, वही तो यहाँ पर लिखा है कि द लॉ डिड नॉट अप्लाई फुल्ली इवन विद इन द सेम फैमिली। कैसे, ये देखो, जब वो फ्लोरीन को लिए, मैं आप लोगों को यहाँ क्या एग्जाम्पल दी, फ्लोरीन भी बिलोंग करता है यही फैमिली को। जब वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को लेके एक्सपेरिमेंट किए, पहले वो क्या किए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को लेके किए तो हो गया था, करेक्ट निकल रहा था। और सोचिए अभी काम करता है इन तीनों को लेके करता हूँ, क्योंकि इन तीनों का भी तो प्रॉपर्टीज सेम है कि नहीं। सो जब वो फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन का ट्रायड बनाए, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, और जब ये अपना लॉ अप्लाई किए इसमें, वो एवरेज एटॉमिक मास जब वो निकाले, तो देखो वैल्यू आप लोग थोड़ा मैच करो। यहाँ नीचे में सबका एटॉमिक मास लिखी हूँ मैं। एवरेज निकाले 19 प्लस 80 प्लस डिवाइडेड बाय 2, मतलब 49.5 निकला, ये निकला। देखो तो बच्चों कितनी दूरी है दोनों में, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। क्या अप्रॉक्सीमेटली या पूरा इक्वल निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, नहीं। मतलब ये इवन सेम फैमिली के मेंबर्स है, तब सेम फैमिली के मेंबर्स में ही ये लॉ अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो फिर बाकी का छोड़ दो आप लोग। ठीक है, तो इसीलिए इनका लॉ को रिजेक्ट कर दिया गया। तो क्वेश्चन आता है 2 मार्क का आ जाएगा ये, 2 या 3 मार्क का। what was the reason behind discarding law of triad? मतलब लॉ ऑफ ट्रायड को रिजेक्ट करने का रीज़न क्या था? तो ये रीज़न था, और ये एग्जाम्पल के साथ अगर आप लोग लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब इनका तो रिजेक्ट हो गया, उसके बाद आए हमारे न्यूलैंड बाबा, है ना। तो जॉन न्यूलैंड, शायद ये न्यूजीलैंड के थे। ठीक है, जॉन न्यूलैंड, ही वॉज अ साइंटिस्ट, और उसके साथ साथ ही वॉज अ लवर ऑफ म्यूज़िक। ठीक है, म्यूज़िक उनको बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा पसंद था।
अपने काम में भी म्यूज़िक को रिलेट करते थे, मतलब म्यूज़िक और काम को रिलेट करके यही करते थे, वैसे करते थे। तो ये देखो, अब इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि म्यूज़िक का बात हो रहा है, तो हिंदी में आप लोग पढ़ते हो ना बच्चों। अब अगर आप लोग म्यूज़िक नहीं भी सीखते होंगे तो भी आप लोगों को ये सरगम पता है, सारे गामा पा धा नी सा, पता है ना। ये गाना भी गाड़ी वाला अभी गा के जाएगा, सारे गामा पा धा नी, फिर ये सा आ गया, ये हो गया 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6, ये नंबर 7, फिर नंबर 8 में वापस सा आ जा रहा है ना। समझ में आया। अब वो तो भाई हिंदी का सारे गामा पा गाते नहीं थे, उनका कुछ अलग था, उनका था डो। यहाँ पर देखो ना आप लोग, डो रे मी फा सो ला टी डो व्हाटएवर आप लोग भी गाना है ऐसे, सो ला टी डो, डो रे मी फा सो ला टी डो। देखो सारे गामा पा धा नी सा रिपीट हो रहा है ना। तो यहाँ पर वो इससे रिलेट किए। मैं यहाँ पर नंबर दी हूँ, नंबर में थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। नंबर 1 और नंबर 8 में सा आ रहा है ना 2 बार, मतलब सा रे गा मा पा धा नी सा। सो वो क्या किए, वो भी उस समय एलिमेंट्स को अरेंज करे, खाली गाना नहीं गाते थे वो, है ना, वो भी एलिमेंट्स को अरेंज किए, ठीक है। कैसे, उनका वजन के हिसाब से, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, छोटा से लेकर बड़ा उनका वजन, मतलब जो कम वजन वाले थे उनको पहले रखे, फिर जैसे जैसे वजन बढ़ता जा रहा है वो उसको उस हिसाब से अरेंज करें, ठीक है। सो वो इस टाइप से एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे इन ऑर्डर ऑफ, पहले ये देखो, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो जब वो अरेंज कर रहे थे तो वो क्या देख रहे हैं कि हर 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टीज़ उसके पहले एलिमेंट से मैच कर रहा है। मतलब जैसे कि वो सपोज यहाँ एक एलिमेंट रखे, यहाँ एक एलिमेंट रखे, यहाँ एक एलिमेंट रखे, ऐसे ऐसे करके वो एलिमेंट्स रखते जा रहे हैं। सपोज 5 6 7 8, ठीक है, वैसे एलिमेंट्स को रखे। तो वो ध्यान दिए कि जब वो एलिमेंट्स को इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास जब वो सजा रहे थे, तो ये नंबर अगर मैं दूंगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो वो बोले कि जब वो एलिमेंट्स को इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अरेंज कर रहे थे, सो प्रॉपर्टीज ऑफ पहला एलिमेंट और 8th एलिमेंट का मैच कर रहा था प्रॉपर्टीज। जैसे कि यहाँ पर देखो, सारे गा मा पा धा नी सा, नंबर 1 में भी सा आ रहा है और नंबर 8 में भी सा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वही एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहे थे, एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज रिपीट हो रहा था। वो बोले कि जब हम एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज कर रहे थे तो पहला नंबर वाला एलिमेंट्स और 8th नंबर वाला एलिमेंट का प्रॉपर्टी बहुत मैच कर रहा था। आप लोग कहीं से भी काउंट कर लो, अगर आप लोग इसको नंबर 1 दोगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, नंबर 1 और 8 री में ही, मतलब रे में ही आ रहा है, ठीक है। तो बोले कहीं से भी आप लोग काउंट करो, फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टीज 8th नंबर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से मैच कर रहा है, प्रॉपर्टीज मैच कर रहा है। Clear? Just as the 8th note of a musical octave is the same as its first note. Just as सारे गामा में या डोरी मीफा उनका जो भी था, उसका 8th वाला पहला वाला से जो ट्यूनिंग बैठाता है, जो मैच करता है, सिमिलरली इसी टाइप से एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज मैच हो रहा था, ठीक है। सो जॉन न्यूलैंड observed that when elements were arranged in increasing atomic masses, the properties of each element resembled those of 8th element before it and of the 8th element following it, ठीक है। Just as the 8th note of a musical octave is the same as its first note. यहाँ अगर आपको किचकिच लग रहा है तो आप लोग इससे भी समझ सकते हो। When he arranged elements in increasing order of their atomic mass, every 8th element had properties similar to the properties of the first element. Since repetition in the properties of first and 8th element is just like the repetition of 8th note in an octave, Newland's law is also known as law of octave. मतलब यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स का एक जैसा मैच कर रहा है ना, पहला और 8th नंबर एलिमेंट का प्रॉपर्टी, बोल रहे हैं ये किसके जैसा मैच कर रहा है। जैसे 8th नोट होता है ना सारे गामा का, उसमें पहला और 8th नंबर नोट मैच करता है, ठीक है। म्यूजिकल ऑक्टेव का पहला और 8th नंबर, इसको म्यूजिकल ऑक्टेव बोला है, इसको म्यूजिकल ऑक्टेव बोला है सारे गामा को। जैसे पहला नोट और 8th नंबर नोट मैच कर रहा है ना, वैसे ही पहला एलिमेंट का प्रॉपर्टी और 8th नंबर प्रॉपर्टी मैच, 8th नंबर एलिमेंट का प्रॉपर्टी मैच कर रहा है। तो ये उसको कंपेयर करें म्यूजिकल नोट से, जैसे वहाँ मैच कर रहा है, एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज मैच कर रहा है, तो इनका लॉ को लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी बोलते हैं। ये ऑक्टेव्स तो सारे गामा का 8 नोट होता है ना, उसको बोल रहा है। क्लियर क्लियर क्लियर।
अब देखो मैं बुक से बताऊंगी एक दो चीज़। तो वो क्या किए, उस समय जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, ठीक है, उस समय जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, ऐसे बोलोगे तो 56 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उस वक्त जब न्यूलैंड का काम चल रहा था ना, तो 56 एलिमेंट्स वेयर प्रेजेंट। इसको नोट डाउन कर लो। तो वो क्या किए, अपने 56 एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उसको वो हॉरिजेंटल रोज ऑफ 7 एलिमेंट्स में डिवाइड किए, मतलब हॉरिजेंटल रोज बनाए, ऐसे ऐसे बनाए, ऐसे। ये हॉरिजेंटल रोज पता है तो क्या होता है, ये एक रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, चौथा रो, इस टाइप से। और हर एक रो में 7-7 एलिमेंट रखे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, हर एक रो में 7 एलिमेंट्स। तो यहाँ तो आधा आधा बना हुआ है बच्चों। तो टोटल उस समय जितने भी एलिमेंट्स थे उनके पास, वो क्या किए, उनके पास क्या, जितने भी उस समय डिस्कवर हुए थे, वो क्या किए, उनको हॉरिजेंटल रोज में डिवाइड, मतलब अरेंज कर दिए। और हर एक रो में 7 एलिमेंट्स को वो रखे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, उस वक्त नोबल गैसेस के बारे में या इनर्ट गैसेस के बारे में नहीं पता था ना, डिस्कवर ही नहीं हुए थे, नहीं पता था कि इनर्ट गैसेस भी कुछ होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर भी मैं इस चीज़ को लिख दी हूँ, क्लियर, ओके। तो अभी इसका मेरिट्स देख लो कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का मेरिट्स क्या था, मतलब कुछ तो अच्छा करे होंगे ना वो, है कि नहीं। तो इसका फ़ायदा क्या था, इसमें क्या क्या अच्छा चीज़ था इनके लॉ में। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो लॉ था लाइटर एलिमेंट्स के लिए अच्छे से अप्लाई हो गया, मतलब इट वर्कड वेल फॉर लाइटर एलिमेंट्स, मतलब अप टू कैल्शियम ले लो, कैल्शियम तक ये लॉ आराम से अप्लाई हो पाया। मतलब जब वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे ना, पहला और 8 नंबर का प्रॉपर्टी मैच कर रहा था अप टू कैल्शियम, कैल्शियम तक कोई दिक्कत नहीं था। जब वो कैल्शियम तक देखे, वो देखे पहला और 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी हर जगह, पहला एंड 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी मैच कर रहा है। तो दिस लॉ वर्कड क्वाइट वेल फॉर लाइटर एलिमेंट्स। अगर मैं इनका टेबल देखूँ तो यहाँ पर अप टू कैल्शियम, ये अप टू कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम तक पहला और 8th नंबर एलिमेंट। अब यहाँ से अगर आप लोग इसको फर्स्ट गिन लो तो इसके बाद का 8 नंबर कहाँ आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी के नीचे, इसका इसी के नीचे, इसका इसी के नीचे आएगा 8 नंबर, है कि नहीं। तो वो अप टू कैल्शियम तक जब वो अरेंज करे, कैल्शियम के एक बाद का छोड़ दो एक बार, जब वो उसको अरेंज कर दिए तो वो देखिए फॉर लाइटर एलिमेंट अप टू कैल्शियम तक फर्स्ट एंड 8th नंबर प्रॉपर्टी एलिमेंट्स का मैच कर रहा है। मतलब ये लिथियम का प्रॉपर्टी सोडियम के साथ मैच कर रहा है, बेरिलियम का प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के साथ मैच कर रहा है, क्या ये कार्बन का सिलिकॉन के साथ कर रहा है, नाइट्रोजन का फॉस्फोरस के साथ कर रहा है। सो दिस लॉ वर्कड वेल फॉर लाइटर एलिमेंट, ठीक है। देन इट रिलेट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स टू देयर एटॉमिक मासेस। ये जो लॉ था, इस लॉ की वजह से एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी उनके वजन के साथ, एटॉमिक मास के साथ रिलेट हो पाया। इस लॉ की वजह से प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आराम से अपने मासेस के साथ रिलेट हो पाए, मतलब उनके बीच का रिलेशन हो जा सका। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इट वॉज शोन दैट देयर इज अ डिस्टिंक्टिव पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब समझो, पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। पहली बार ये चीज़ दिखाया गया कि हाँ, मतलब ऐसे जब घूम फिर के आ रहे हैं, ऐसे बार बार जब कंपेयर कर रहे हैं तो एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी रिपीट हो रहा है। मतलब हाइड्रोजन का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जब घूम फिर के आए तो उसके नीचे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का प्रॉपर्टी भी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जैसे निकल रहा है, ठीक है। फिर घूम फिर के आए, फिर वापस से क्लोरीन का प्रॉपर्टी, मतलब क्या रहा टाइम, मतलब जैसे जैसे आप लोग टेबल में ऐसे से आगे बढ़कर भी वापस आ रहे हो तो एक दूसरे का प्रॉपर्टी रिपीट हो रहा है, मैच हो रहा है। तो पहली बार ऐसा पीरियोडिसिटी दिखाया, देखने को मिला, मतलब पीरियोडिसिटी मतलब रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज देखने को मिला पहली बार। किसकी वजह से, न्यूलैंड की वजह से। तो यहाँ पर मैं इसलिए लिखी हूँ, फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज शोन दैट देयर इज अ डिस्टिंक्टिव पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, कि हाँ एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज रिपीट होता है, ये चीज़ देखने को मिला, ठीक है, क्लियर। लेकिन ये चीज़ रिजेक्ट हो गया बच्चों, ये चीज़ रिजेक्ट हो गया। ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था इसको ना रिजेक्ट कर दिया गया। रीज़न क्या था, क्योंकि ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए काम कर रहा था। फॉर हेवियर एलिमेंट्स, मतलब बियॉन्ड कैल्शियम अगर आप जाओगे, कैल्शियम के बाद अगर देखा गया तो इट वॉज नॉट वर्किंग वेल फॉर हेवियर एलिमेंट्स, ठीक है। दिस क्लासिफिकेशन वर्कड वेल फॉर लाइटर एलिमेंट्स, बट आफ्टर कैल्शियम या फिर बियॉन्ड कैल्शियम हर 8 एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहला एलिमेंट से मैच नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, दिक्कत हो गया था, ठीक है। मतलब अगर हम लोग जाएंगे, जैसे क्लोरीन को ले लो, क्लोरीन के बाद 8 नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी क्लोरीन से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पहला तो यहाँ पर देख लो, क्लोरीन के बाद कोबाल्ट एंड निकल है, एक एक जगह में वो 2 एलिमेंट्स को डाल दिए, तो ये भी दिक्कत हुआ, ठीक है, ये भी दिक्कत हुआ।
हुआ। तो देखिए कि हर बार ऐसे पहला और 8 नंबर का प्रॉपर्टीज रिपीट नहीं हो रहा है एलिमेंट्स का, मतलब क्लोरीन का प्रॉपर्टी कोबाल्ट निकल से बिल्कुल मैच नहीं करता, लेकिन फिर भी क्लोरीन का प्रॉपर्टी कोबाल्ट एंड निकल से मैच नहीं करता, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड वो क्या बोले थे कि पहला एलिमेंट का और 8th नंबर एलिमेंट का प्रॉपर्टी मैच करेगा, कहीं से भी फर्स्ट एंड 8 ले लो मैच करेगा। पर कैल्शियम के बाद ये चीज़ नहीं हो रहा था। पोटेशियम से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको ले लो 8। पोटेशियम के नीचे आया कॉपर, ये फर्स्ट एंड ये 8th हो गया, इनका भी मैच नहीं कर रहा था। पोटेशियम का कहाँ से कॉपर से मैच करता है, नहीं करता है प्रॉपर्टी मैच, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसे एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट हो गए वो लोग, लेकिन प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रहा। तो हर कोई एलिमेंट के साथ ये काम नहीं कर रहा था, सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स अप टू व्हाट कैल्शियम, ये लॉ अप्लाई हो पाया अच्छे से, इट वर्कड वेल। बट बियॉन्ड कैल्शियम देखे तो हर फर्स्ट एंड 8th प्रॉपर्टी का एलिमेंट मैच नहीं कर रहा था। तो ये एक रीज़न था इसको रिजेक्ट करने का, ये एक रीज़न था इसको रिजेक्ट करने का। फिर वो क्या किए, वो कोबाल्ट एंड निकल को एक ही जगह में डाल दिए रे भाई। देखो हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन, ये इनका प्रॉपर्टी मैच कर रहा है, इन्हीं के लाइन में एक ही कॉलम में कोबाल्ट निकल को वो डाल दिए। कहाँ से मैच कर रहा है, नहीं करता, ये लोग तो नॉन मेटल से, ये मेटल आ गया, ये लोग मेटल आ गए, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। फ्लोरीन का प्रॉपर्टी मैच कर रहा था, पहला और 8th नंबर एलिमेंट का प्रॉपर्टी मैच कर रहा है, लेकिन क्लोरीन के बाद जब वो इधर उधर घूम के आए वो देखे यार ये तो मैच नहीं कर रहा, फिर एक जगह में दो दो एलिमेंट्स को डाल दिए। और कोबाल्ट एंड निकल का प्रॉपर्टी ना आयरन से मैच करता है, पर दोनों को वो कितना दूर दूर रखे, गलती उनकी नहीं थी, वो तो अपने हिसाब से अरेंज कर दिए, ठीक है, लेकिन मैच नहीं कर रहा था। जिनका जिनका प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रहा था, क्या हो गया था बाद में जब वो देखे कि जिनका जिनका प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रहा था वो एक ही कॉलम में आ गया, जिसका मैच कर रहा था वो दूर दूर हो गया, मतलब दिक्कत आ गया, ठीक है, ओके। और एक चीज़ वो बोले थे कि उस समय 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते थे नेचर में, तो उनके हिसाब से फ्यूचर में और एक भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा, बस इतने ही एलिमेंट्स हैं नेचर में, और एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। लेकिन अभी हम जानते हैं कि देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स, लेकिन उस समय वो बोले थे कि ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर एंड नो न्यू एलिमेंट विल बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ, तो उनका तो मैक्सिमम चीज़ें रॉन्ग निकल गया, ठीक है। सो दिस वेयर द रीजंस बिहाइंड रिजेक्टिंग और डिस्कार्डिंग लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, क्लियर, ओके। सो इसके बाद आता है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, तो मेंडलीव्स नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। इस पार्ट में हम लोग डॉब्राइनर एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़े, डॉब्राइनर का हम ट्रायड पढ़े और न्यूलैंड का हम लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़े। तो बच्चों हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, डिस्कार्ड क्यों किए इसका लॉ को वो इम्पॉर्टेंट है, मेरिट्स क्या है वो इम्पॉर्टेंट है, नॉबल गैसेस क्वेश्चन आ जाएगा कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, जब न्यूलैंड अपना काम कर रहे थे क्या उस समय इनर्ट गैसेस के बारे में पता था, तो नहीं पता था। जब न्यूलैंड वॉज वर्किंग एट दैट टाइम व्हेन ही वॉज डूइंग हिज वर्क ऑफ क्लासिफाइंग एलिमेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एट दैट टाइम हाउ मेनी एलिमेंट्स वेयर डिस्कवर्ड इन नेचर, सो 56 एलिमेंट्स, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो अंदर अंदर से खूब क्वेश्चन आ सकता है, इनका पूरा नाम पूछा जा सकता है, डॉब्राइनर का पूरा नाम पूछा जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसका किसका सेम है, जिसको ट्रायड के फॉर्म में बना के वो रखे ग्रुप में, तो आप लोगों को वो सब चीज़ों को ध्यान से देखना पड़ेगा। देखोगे तो इतना टफ नहीं है, यहाँ तक जो आप लोग पढ़े हो बहुत सिंपल है, बस थोड़ा ध्यान से एक दो बार रिपीट करके आपको देखना पड़ेगा, ताकि दिमाग में बैठाओगे उस चीज़ को और आपका रिवाइज भी होता चलेगा, ठीक है। तो बच्चों कुछ भी डाउट होगा ना, डाउट तो नहीं निकलेगा जहाँ तक मुझे पता है, निकलेगा तो थोड़ा बहुत निकलेगा, लेकिन अगर कुछ भी डाउट होता है तो ज़रूर से क्लियर करो, और ये पार्ट का यहाँ तक अच्छे से एकदम कंप्लीट करो। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मेंडलीव से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।